तो MOPs खत्म हुए अपने, अभी अपन रिएक्शंस पे चल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आपको हेडिंग यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। बट बिफोर आई गो टू एलिमिनेशन, लेट मी गिव यू अ शॉर्टकट फॉर द दिस थिंग ऑल्सो। क्या बोलते हैं, टू रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस। बहुत ही सिंपल एक शॉर्टकट आपको दे रहा हूँ, ये अपने बुक में एकदम शॉर्ट में लिख के रखना, फिर एक एक को अपन एक्सपेंड करेंगे जैसे अपन ने MOPs में किया। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल दो, ट्रिक टू रिमेंबर ऑल रिएक्शंस ऑफ HDA ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड्स के आप जितने भी रिएक्शन है वो ऐसे इससे याद कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। रिमेंबर इट एज मेन आर। कैसे याद रखेंगे, मेन आर, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, एक एक बताते जा रहा हूं, बहुत सिंपल लगेगा, देखना। पहला M जो है वो आपका है मेटल। M क्या है, मेटल। मेटल में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिएक्शन ढंग के याद रखने हैं। जेई लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 रिएक्शंस रेपिटेटिवली मिलेंगे एल्काइल हैलाइड्स के मेटल के साथ में। एक है आपका वर्ड्स रिएक्शन, एक है आपका वर्ड्स जो कि सोडियम मेटल के साथ है, और दूसरा है आपका ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन जो कि है मैग्नीशियम के साथ में। ठीक है, बहुत ही सिंपल, 2 ही है, मेटल के 2 ही रिएक्शंस हैं। RX का रिएक्शन या तो आप अगर आप सोडियम के साथ करो तो उसको आप वर्ड्स बोलोगे, RX को ग्रिग्नार्ड बनाना है तो आप मैग्नीशियम के साथ कर रहे हो। अच्छा, वर्ड्स में ना कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर देते हैं लोग, वर्ड्स है, वर्ड्स फिटिग है, ओनली फिटिग है, ठीक है, वो सब एराइल हैलाइड्स के लिए। मैं यहाँ पर आपको सिंपल किसके लिए बता रहा हूँ, पहले मैं एल्काइल हैलाइड्स बता रहा हूँ। अगर R की जगह मैं AR लिख देता, सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर R की जगह मैं क्या लिख देता, AR यानी बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और बाकी सब कुछ सेम रखता मैं, तो वर्ड्स की जगह फिटिंग हो जाता। कुछ नया नहीं है, अब वो अपन इसके बाद उसी में ऐड करके, मतलब उसी का एक मॉडिफिकेशन है वो करेंगे। बट पहले बेसिक अपन क्या सीख लेते हैं कि भाई सोडियम के साथ में क्या है, वर्ड्स, वुड्स नहीं बोलना है, वर्ड्स बोलना है, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड क्या है, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है ना। ऑफ कोर्स दोनों साइंटिस्ट के नाम थे, वर्ड्स ऑल्सो वाज द नेम ऑफ अ गाय, एंड ग्रिग्नार्ड ऑफ कोर्स विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है ना। दैट वाज M, पहला M, ठीक है। दूसरा क्या है आपका E से क्या है, एलिमिनेशन। E से क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, RX का एलिमिनेशन करना है। यूज क्या करेंगे आप RX के लिए, आप एलिमिनेशन के लिए यूज क्या करेंगे, आप अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप, अल्कोहलिक KOH। ऑलवेज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू से दिस स्टेटमेंट, यू आर गोइंग टू रिपीट इट, ओके। एक्वस KOH, RX के साथ में जब एक्वस KOH, दिस RX के साथ में जब आप एक्वस KOH लोगे तो क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH लोगे तो क्या होने वाला है, एलिमिनेशन, ठीक है। क्या याद रखेंगे, एक्वस KOH लिया तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन अगर अल्कोहलिक KOH लिया तो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल, ओके। देन नेक्स्ट जो है N, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है, ठीक है, अपने को मालूम है ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें यहाँ पर एक्वस KOH तो इसी के अंदर आ जाएगा, मैंने कहा अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका भी फंडा समझ लेते हैं। ये एक चार्ट में आपको देखो सारे रिएक्शन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। फंडा क्या है समझना, न्यूक्लियोफाइल X माइनस के फॉर्म में जा रहा है, बरोबर है। न्यूक्लियोफाइल कैसे जा रहा है, X माइनस के फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, बरोबर है ना, आपका हैलाइड बाहर जाएगा। और कुछ नया जैसे OH माइनस, OR माइनस, है ना, कार्बोक्सिलेट, कुछ भी ऐसा नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अंदर आएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। इसके आपके टोटल 11 अलग अलग रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 11 अलग अलग रिएक्शन है, उसका एक अलग से शॉर्टकट दूंगा, ठीक है। बट पहले आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस फंडे समझ लो। मेटल के साथ है एलिमिनेशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये तो ऑब्वियस है, ये क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन। इसमें आप जिंक अमेल्गम या सोडियम अमेल्गम यूज कर सकते हो, ठीक है, जिंक अमेल्गम या सोडियम अमेल्गम यूज कर सकते हो फॉर रिडक्शन, ठीक है। जनरली आप अमेल्गम्स यूज करते हो, क्या यूज करते हो,
अमेलगम. व्हाट इज अमेलगम? अमेलगम इज एनीथिंग, एनी मेटल का कॉम्बिनेशन विद मर्क्यूरी, दैट इज कॉल्ड अमेलगम. ठीक है, ये 4 वैरायटी अगर आपको समझती है ना तो HDA के इसमें सारे रिएक्शन आपके कवर हो जाते हैं, लिटरली सारे रिएक्शन. और जैसा मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे लंबी लिस्ट है, तो उसकी मैं आपको एक अलग से लिस्ट अभी बना के देता हूँ. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज़रा एक शॉर्टकट समझो कि इसको कैसे याद करना है. ठीक है, आपके पास क्या क्या इसमें वैराइटीज़ हैं रिएक्शन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. आपके पास NaOH, NaCN दैट इज साइनाइड, NaI मतलब सोडियम के 3 हो गए, NaOH, NaCN, NaI. किसका, अब ध्यान से देखना, इसको फंडे को समझना कैसे, किसका रिएक्शन करा रहे हो. अब बोलोगे सर RX का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हो, या तो NaOH के साथ या NaCN के साथ या NaI के साथ. तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि NaOH में नेगेटिव पार्ट कौन है बताओ, Na प्लस या OH माइनस? ऑफ कोर्स OH माइनस. तो वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है. जाने वाला न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ बता दिया मैंने, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं. जाने वाला न्यूक्लियोफाइल तो हर जगह सेम है, X माइनस. आने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है वो पहचानना है आपको. OH माइनस है या साइनाइड माइनस है या I माइनस है. I माइनस तो आप बोलोगे सर ये तो वही हो गया आपका फिंकल्स्टाइन. अगर X माइनस जा रहा है I माइनस आ रहा है तो ये तो फिंकल्स है, तो कवर कर लिया हमने. अगर क्लोरीन जा रहा है साइनाइड आ रहा है ना, तो आपका साइनाइड RCN बन जाएगा. अगर क्लोरीन जा रहा है और OH आ रहा है तो अल्कोहल बन जाएगा, वो भी हमने कर लिया है. वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक वेराइटी है. समझ रहे हो बात को? तो इसमें सिंपल तरीके से आपको समझना है कि इसके जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ही आसान है. SN1 और SN2 के चक्कर में अभी मत पड़ो, पहले समझो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है. एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये 3 पहले बेसिक वेराइटी समझ में आएगी. ठीक है, अब और देखो वेराइटीज. एक आएगा आपका KOH. अच्छा, यहाँ पे एक्वस लिखोगे अल्कोहलिक. अल्कोहलिक से क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था. यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या बोला मैंने, एक्वस. एक्वस के लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक्वस. पानी मिलाना है आपको, पानी मिलाना है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन. ज़्यादा अल्कोहल हो गया, खत्म ही हो जाओगे. ज़्यादा दारू पीने से आदमी को क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, सीधी बात है. तो अल्कोहल आपने अगर मिला दिया आपने अल्कोहलिक मीडियम ही लिया है, ठीक है, खत्म. अच्छा, KOH आप बोलोगे सर RX हमने लिया और उसमें KOH डाला एक्वस वाला, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बताओ, अल्कोहल बनने वाला. तो लोग पैक बनाते वक्त पानी डालते हैं, सीधी बात. आपने एक्वस डाला, आपने पानी डाला, रिजल्ट में अल्कोहल मिला, और आपने पहले से अल्कोहल ज़्यादा डाल दिया तो एलिमिनेशन हो गया. ऐसे याद रखने में आसानी हो जाएगी. ठीक है ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैक बनाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. हाँ सॉरी, आई एम द थिंग इज अ लिटिल बैड. ओके, सो यू हैव KOH. सिमिलरली अगर NaCN है तो उसका भाई भी रहेगा KCN, सीधी बात है. और साथ में क्या रहेगा, KI भी हो सकता था. ये दोनों पैरेलल नहीं हो गए, सेम टू सेम हो गए, पैरेलल हो गए. ठीक है, सोडियम के साथ में एक और यूनिक वाला आता है जो एक्चुअली हम लोग अल्कोहल फिनॉल में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, वो है NaOR- विलियमसन्स में. ठीक है, वो भी मैं यहाँ से साथ में लिख देता हूँ. अगेन मुझे अगर आप सोच के बताओ कि इसमें सोडियम क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप. सीधी बात है, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ X माइनस जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप आएगा. क्या ये बात सही है? यस, बस सिंपल है. ठीक है ना. तो सोडियम के 4 हो गए, पोटेशियम के 3 हो गए. सो फार आई होप एवरीबडी इज क्लियर. यस, बहुत बढ़िया. अगला देखें सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लिख देंगे. ओके, सो हमारे पास सोडियम है, NaOH था हमारे पास, NaI था, और क्या था पहले, अरे यार, हाँ NaCN है, NaI है और NaOR'. फिर आपका आता है पोटेशियम. पोटेशियम के भी सिमिलर है, KOH, एक्वस, KCN, KI. Okay, then we have
दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है सिल्वर, हाँ, तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, मेटल्स के साथ में मैंने न्यूक्लियोफाइल्स को कॉम्बिनेशन बनाया ताकि आपको बहुत इजी हो जाए याद करने के लिए। समझ में आ रहा है? होप सो। NaOH मतलब सोडियम के साथ में OH है, साइनाइड है, I है, OR है। फिर पोटेशियम के साथ में OH है, साइनाइड है, I है। ठीक है ना? अब तीसरा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सिल्वर के साथ में आपका ऑक्साइड है। अब बोलोगे सर OH क्यों नहीं है? तो ये सिल्वर ऑक्साइड जो है ना, इसको आप लिखोगे मॉइस्ट। कैसा लिखोगे? सिल्वर ऑक्साइड को लिखोगे मॉइस्ट। अब ये टेक्निकली AgOH ही है। Ag2O मॉइस्ट क्या है बच्चों? टेक्निकली AgOH। तो आप समझे बात को कि सोडियम के साथ OH है, K के साथ OH है और सिल्वर के साथ भी OH है, लेकिन आपकी बुक्स में कैसा लिखा हुआ है? Ag2O मॉइस्ट लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सिल्वर का जो हाइड्रोक्साइड है वो बहुत स्टेबल नहीं होता। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड आपको इन situ बनाना पड़ता है, मतलब आपको सिल्वर का ऑक्साइड लेके उसके साथ मॉइस्चर का रिएक्शन करना है, आप बनाकर नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग AgOH आई एम राइटिंग Ag2O, बट चुपके से अंडरस्टैंड क्या करना है, मीनिंग को समझना क्या है, इशारों में क्या समझ जाना है कि ये है एक्चुअली क्या, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, क्या सब जगह पे घूम फिर के NaOH हो या KOH हो या AgOH हो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि X माइनस जाएगा और OH माइनस आएगा? क्या प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा? हाँ। तो इजी हो जाता है आपके लिए उसके प्रोडक्ट को जज करना और उसके मैकेनिज्म को समझना। क्या ये समझ में आ रहा है? इस तरह से याद करना है आपको। यस। अगला देखें, सिल्वर का एक ऑक्साइड हो गया जो कि बेसिकली सिल्वर का हाइड्रोक्साइड ही था। दूसरा है सिल्वर का साइनाइड। दूसरा क्या है? सिल्वर का साइनाइड। दूसरा क्या है? सिल्वर का साइनाइड। अब आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, तो सर इसमें भी फंडा तो सेम रहेगा, Ag प्लस रहेगा और साइनाइड माइनस रहेगा, बट सिल्वर में यहाँ पर यही तो अजीब है। सिल्वर में अजीब, सिल्वर क्या नॉर्मल मेटल है कि इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल है बच्चों? क्या ये हमने किया हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बात की थी इसके हमने। यस, सिल्वर कैसा है? नोबल मेटल है, इनर्ट मेटल है, नॉर्मल मेटल्स की तरह वो काम तो करता नहीं है ना? तो सिल्वर क्या करता है ना, वो साइनाइड की जगह आपका आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर साइनाइड की जगह पे आइसो, इसलिए मैं उसको अलग कैटेगरी में लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो? एक तो वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड वाला है जो OH दे रहा है। दूसरा, जब आप AgCN लेते हो तो प्रोडक्ट में साइनाइड बनाना है कि आइसोसाइनाइड बनाना है? प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड, यानी AgCN लिया था आपने, लेकिन RCN बनेगा या RNC बनेगा? RNC बनेगा, बस RNC बनता है। अब यहां पर क्यों बनता है उसके पीछे भी लॉजिक है, अगर वो अपन समझते हैं मैकेनिज्म में। पहले आप लिस्ट लिख लो, फिर मैकेनिज्म में घुसते हैं। पहले लिस्ट लिख लो अच्छे से, ठीक है? उसके बाद आओ सिल्वर का एक तो Ag2O हुआ, एक हुआ AgCN, तीसरा हुआ AgNO2। क्या हुआ? AgNO2। अब सिल्वर का नाइट्रेट है, AgNO2 नाइट्राइट है कि नाइट्रेट है? NO3 नाइट्रेट होता है, NO2 क्या है? नाइट्राइट होता है। सो सेम वे आपका पोटेशियम का भी है। देखो आपको कोरिलेशन मिलेगा। पोटेशियम जो है वो NO2 दे रहा है, मतलब K प्लस और NO2 माइनस। सिल्वर है वो भी Ag प्लस और NO2 माइनस दे रहा है कि नहीं? बट फर्क होना चाहिए, फर्क होगा तभी दो अलग अलग लिख रहे हैं, है कि नहीं? पोटेशियम में NO2 आ रहा है और Ag में NO2 आ रहा है, इसमें फर्क क्या है? Ag के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हो, Ag के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हो, सिल्वर के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी, और पोटेशियम की तरफ से, जब पोटेशियम के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो तो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी। इसके मैकेनिज्म को भी अपने को डिटेल में समझना है। यानी कि दोनों में आपका प्रोडक्ट ओवरऑल NO2 ग्रुप मिलेगा आपको। फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा बोलो? NO2 ग्रुप मिलेगा, बट वो NO2 ग्रुप जो है उसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन या एंड से भी हो सकती है या ऑक्सीजन एंड से भी हो सकती है, और वो दोनों में अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न दिखता है। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है? तो सोडियम के 4, पोटेशियम के 4, सिल्वर के 3। आई होप यहां तक समझ में आया। अब सिल्वर का भी एक चौथा है, लास्ट। सिल्वर का लास्ट कौन सा है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसमें भी अगर आपको जज करना हो तो आप इजीली जज कर सकते हो कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा और नेगेटिव पार्ट कौन सा, बता सकते हो बच्चों। पॉजिटिव इज Ag प्लस और RCOO माइनस इज नेगेटिव पार्ट, मतलब X माइनस जाएगा और RCOO माइनस आएगा, बरोबर बोल रहा हूं, यस और नो? X माइनस जाएगा, RCOO माइनस आएगा, मतलब एस्टर बनने वाला है। आप देखो बातों बातों में आपके 12 अलग अलग रिएजेंट्स आपको समझ में आ गए, समझ रहे हैं? और कौन सा रिएजेंट क्या, अच्छा इसमें क्या है देखो, इसमें एक अच्छी बात यह है कि अपने को मैकेनिज्म में घुस के कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अपने को मेन क्या जज करना है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है एंट्रेंस लेवल पे, कि भाई आपने RX लिया, उसको आपने AgNO2 के साथ रिएक्ट किया, A मिला, A को आपने किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट किया, B मिला, B को C, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस ये आपको समझना है कि कौन सा रिएजेंट क्या दे के जा रहा है, बात को ये समझो, ठीक है? तो आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन से रिएजेंट से मिल रहा है ये समझ में आ रहा है क्या, ये तीनों कैटेगरीज में? यस। अगर मैं ऐसे बोलूँ NaOH में से क्या मिल रहा है तो आप बोलोगे OH माइनस, NaCN में से CN माइनस, NaI में से I माइनस, NaOR डैश में से OR माइनस, समझ में आ रहा है क्या? सेम वे KOH में से OH माइनस, फिर साइनाइड CN माइनस, फिर I माइनस, फिर NO2 माइनस। Ag2O में से क्या मिलने वाला है टेक्निकली? OH माइनस मिलने वाला है Ag2O मॉइस्ट में से। AgCN में से क्या मिलने वाला है? NC माइनस। AgNO2 में से NO2 माइनस, और AgOCOR डैश में से OCOR डैश माइनस, यानी कार्बोक्सिलेट। ये आपको मेनली समझना है, ठीक है? और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत ही फालतू सा एक रिएक्शन बचता है आपका, जो है अमोनिया। जो क्या है? अमोनिया, ठीक है? सिंपल। तो ये 13 टोटल कितने हो गए देख लो, 13 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई। कितने हो गए टोटल? 13 अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। अब इसमें आपको ये सवाल आता है, अच्छा सर इसमें SN1 का है, SN2 का है, तो भाई SN1 SN2 रिएजेंट के माध्यम से डिसाइड नहीं करना है आपने, ठीक है? ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहते हो, इसमें गलत कॉन्सेप्ट में पढ़े रहते हो कि आपको रिएजेंट को देख के डिसाइड करना है। नहीं, आपको सबस्ट्रेट को पहले देखना है। किसको देखना है पहले? सबस्ट्रेट को पहले देखना है। यस, रिएजेंट प्लेज अ रोल, आई एम नॉट सेइंग नो, रिएजेंट डज प्ले अ रोल, बट मेजर रोल किसका है? रिएजेंट का है कि सबस्ट्रेट का है? सबस्ट्रेट का है। तो जो अल्काइल हैलाइड मैंने आपको दिया, अच्छा इन सबका मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं बताओ? मैं सबका रिएक्शन RX के साथ करा रहा हूं, यस और नो, है कि नहीं? तो जो अल्काइल हैलाइड मैंने लिया वो प्राइमरी था या सेकेंडरी था या टर्शियरी था, वो स्टेबल था या नहीं, वो कैसा कार्बोकैटायन बना रहा था, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैकेनिज्म कौन सा कौन सा फॉलो हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो कोई आपको अगर ये बोले कि भाई अच्छा ये अल्काइल हैलाइड है और ये रिएजेंट है, तो पहले SN1 SN2 के बारे में मत सोचो, पहले क्या सोचो कि अच्छा ये रिएजेंट आया तो इसी कौन सा न्यूक्लियोफाइल लाया है, प्रोडक्ट क्या बन सकता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल ये देने वाला है, और फिर सोचो SN1 SN2 के बारे में। SN1 SN2 के बारे में सोचने से पहले क्या चेक करना है आपको कि जो सबस्ट्रेट आपको दिया हुआ है, जो अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उसका डिग्री यानी उसका नेचर कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी की, टर्शियरी है। आई होप ये बात क्लियर हुई। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। एक एक करके रिएक्शंस के डिटेल्स पे चलते हैं। चलो, पहला हम देख रहे हैं एलिमिनेशन। अभी इसमें एलिमिनेशन का नाम है कौन सा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम है? अल्फा बीटा। क्यों अल्फा बीटा? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ अल्फा से भी निकलेगा और कुछ बीटा से भी निकलेगा। अल्फा से क्या निकलेगा नोट करके रखना, अल्फा से निकलेगा X, अल्फा से क्या निकलेगा? आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। इसलिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन को आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? क्या कहोगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, और जैसे मैं बोलूं डिहाइड्रेट हो गया तो पानी निकला है। मैं कहीं बोलूं कि भाई कोई इंसान है, इफ यू फीलिंग डिहाइड्रेटेड, अब बोलो पानी निकल गया, है ना? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला। कहां से कौन निकला ये भी पता होना चाहिए। अल्फा से हैलोजन गया, बीटा से हाइड्रोजन गया। क्या ये बात समझ में आई? इजी इनफ टू रिमेंबर। अगला तो ये देखो, अल्फा बीटा पहला एलिमिनेशन है ना, दूसरा मैंने बताया मेटल्स के साथ होता है, तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। रिडक्शन यहां पे टाइप नहीं किया हुआ, रिडक्शन आप समझ लेना उसमें है।
ठीक है, पहला वाला हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। डीहाइड्रो, मैंने हर एक वर्ड बताया है, कुछ पॉइंट मिस नहीं होगा आपका, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ध्यान देना। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन नाम समझ में आया। रिएजेंट क्या यूज करेंगे बोलो, विद एल्कोहलिक KOH, ये भी ठीक है। क्या बनने वाला है, एल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन, सीधी बात है भाई। आपने एलिमिनेशन किया तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोलो हाँ या ना, एल्कीन या एल्काइन ही बनेगा। आप एल्काइल हैलाइड से शुरू कर रहे हो, आप सैचुरेटेड से शुरू कर रहे हो तो एल्कीन पे पहुंचोगे, सीधी बात है, यस और नो, यस। तो डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ RX आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, RX प्लस KOH गिव्स एल्कीन प्लस KX, सिंपल, प्लस H2। अब आप बोलोगे सर ये KX प्लस H2O कहां से आ गया, तो बॉस आप मुझे ये बताओ, आपने RX में से क्या निकाला था, आपने RX में से क्या निकाला था, तो बोलोगे सर हमने H और X निकाला था, H और X निकाला। अब HX क्या एसिड नहीं है, HX तो आप बोलोगे सर हाँ एसिड है, और KOH क्या है, KOH बेस है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है कि नहीं। देखो यहां पर बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ये इथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br, CH3CH2Br, यस। HBr आपने निकाला, क्या निकाला आपने, HBr प्लस KOH करो, क्या आएगा, KBr प्लस H2O, और बचा क्या, इथीन, खत्म, समझ गया, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान, मैकेनिज्म का कोई टेंशन नहीं, यस। क्या बना यहां पर, एल्काइल हैलाइड से आपने क्या बना दिया, एल्कीन, क्लियर है। नाउ one very interesting thing here, one very interesting thing, okay, first of all you will need heating on the arrow। क्यों, आपको जब भी एलिमिनेशन करना है आपको एरो पे हीटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप बॉन्ड्स को ब्रेक करके चीज़ों को निकाल रहे हो उसमें से, तो आपको थोड़ा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, पहली बात। तो एरो के ऊपर चीज़ लिखी हुई चीज़ को रटना नहीं है, समझ लेना है, हीटिंग की ज़रूरत है, बात समझ में आ रही है क्या, यस, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन अभी आप देखो यहां पर आ रहा है, क्या, अल्कोहलिक पोटैश, व्हाट इज पोटैश, व्हेन यू से पोटैश व्हाट डज इट मीन, कॉस्टिक पोटैश का मतलब KOH, पोटैश इज बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम पोटैश, कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं इसको, या आप सिर्फ पोटैश भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास आइसोप्रोपाइल, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपीन, सीधी बात है। अब अगर सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सर इसमें रीअरेंजमेंट है, वो ज़्यादा हाई फंडू दिमाग में आ रही है ना चीज़ें, तो ज़रा क्लैरिटी लाता हूँ मैं लाइफ में। पहली बात, जेई मेंस लेवल पे रीअरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं पूछा जाता, पहली बात, ऑफिशियल सिलेबस उठा के देखो, क्लाइसेन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, है ना, कोई भी जितने भी रीअरेंजमेंट के जो जिस रिएक्शन के नाम में ही रीअरेंजमेंट है वो मेंस के सिलेबस में नहीं है, वो एडवांस के सिलेबस में करेंगे हम, वो एडवांस के सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज्ड हो कि रीअरेंजमेंट करने का कि नहीं करने का, तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब आपके पास कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म हो, ध्यान में रखो और रिपीट करो, क्या बोला मैंने, जब आपके पास कोई भी रिएक्शन पूरे सिलेबस में जहां पर कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म हो, अगर आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, क्या बोला मैंने, अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता, पहली बात तो कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म चाहिए, अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट करने का, अदरवाइज कहीं पे भी रीअरेंजमेंट नहीं करने का। ये बात को दिमाग में एकदम बिठा लो, क्या बोला मैंने, अगर कार्बोकैटायन का मैकेनिज्म है, पहली बात क्या बोला, कार्बोकैटायन बनने वाला मैकेनिज्म है और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी है, क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो रीअरेंजमेंट करने का, इन ऑल अदर केसेस रीअरेंजमेंट नहीं करने का। बस इसमें कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ना है। सर फ्री रेडिकल आया तो करूं कि नहीं करूं, मत करो। सर कार्बन आयन आया तो करूं कि नहीं करूं, मत करो। सर एलिमिनेशन रिएक्शन में करूं कि नहीं करूं, मत करो, कुछ मत, कहीं कुछ मत करो। कहां करना है, कहां करना है रीअरेंजमेंट, आपके पूरे सिलेबस में, मेंस हो एडवांस हो,
कहाँ करना है रीअरेंजमेंट? सिर्फ और सिर्फ जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी दिखे तो करना, नहीं तो छोड़ देना। बात समझ में आई क्या? क्योंकि रीअरेंजमेंट को लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, मैं देखा है। रीअरेंजमेंट को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। रीअरेंजमेंट कहाँ करना है बोलो? जब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म हो और मैंने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हो और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो रीअरेंजमेंट करना, नहीं तो मत करना। आई होप ये बात क्लियर हो गई एकदम से। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आप बोलो सर हमको कैसे पता चलेगा कार्बोकैटायन बनने वाला है? तो भाई मेरे यहाँ से Br माइनस जाने वाला है। जब कोई नेगेटिव चीज बाहर जाएगी तो क्या छोड़ के जाएगा? सीधी बात है, तो कार्बोकैटायन छोड़ेगा। तो उसमें कोई रटने वाली बात तो है ही नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि अल्फा से कौन जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, Nu माइनस Pr माइनस जा रहा है कि नहीं? तो क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है। पर क्या यहाँ पर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? नहीं। तो इसमें रीअरेंजमेंट की बात करनी ही नहीं है। इसमें रीअरेंजमेंट की बात नहीं करनी है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, मुझे बताओ अब ये वाला, आप आंसर बताओ चलो फटाफट। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड में अगर मैं ब्रोमीन निकालूंगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना। क्या उससे ऊपर कुछ है क्या? टर्शियरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल कुछ होता है क्या? तो अब रीअरेंजमेंट की वही बात सोचने वाले हो क्या? नहीं, बात ही खत्म ना। एग्जैक्टली। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, कंफ्यूजन दूर, सीधी बात है कि नहीं? क्या बनेगा? आइसोब्यूटलीन है ना, या 2 मिथाइल प्रोपीन बोल सकते थे आप, बोल सकते थे IUPAC में 2 मिथाइल प्रोपीन। बाकी फंडा सेम KBr + H2, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन वाला कोई सवाल उसको बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? देखो, वो बोलेगा बॉस मेरे पास ये है Br, ये है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या है? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका आप करो KOH के साथ। इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर क्या आता है कि भाई इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, किसके पास से निकालूं? ये तो मेरा अल्फा है। ये क्या है? कार्बन, जिसपे मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो अल्फा है। ये मेरा बीटा है, ये भी मेरा बीटा है। मैं इसको नाम दे देता हूं β1, इसको नाम दे देता हूं β2। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको 1 बोलने का, इसको 2 बोलने का, ऐसा कुछ नहीं। तुम β1 β2 जो बोलना है बोलो, ठीक है? मैंने 2 अलग अलग 2 पड़ोसी हैं इसके। एक के पास 2 हाइड्रोजन थे और एक के पास 3 हाइड्रोजन थे। अब सवाल यह है कि यहां पर हम लोग प्रोडक्ट कैसे जज करेंगे? तो प्रोडक्ट जज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है हमारे पास, जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। क्या नाम है? सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ प्रोडक्ट, आप इसको सेट-जेफ प्रोडक्ट बोल सकते हो, सेट-जेफ रूल। बाय द वे इसका असली नाम ZZEV था, ZAITZEV, और सेट-जेफ अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, रशियन नेम बस ZZEV। अच्छा, इसका फंडा क्या है जरा समझना। फंडा क्या है? अगर मैं β1, अब ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखो, β1 दिख रहा है आप लोगों को। अगर मैं β1 से हाइड्रोजन निकालता हूं तो मेरा डबल बॉन्ड यहां आएगा। समझ में आ रहा है क्या? पहला एक पॉसिबिलिटी ये बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर मैं β2 से हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये बनेगा। क्या ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट बने बच्चों? बोलो हाँ या ना। ये बना ब्यूट 2ene, ये बना ब्यूट 1e। अब मुझे डिसाइड करना है इनमें से दोनों ज्यादा करेक्ट कौन सा है, या मेजर माइनर अगर मैं बोलूं तो सेट-जेफ रूल ने बहुत सिंपल बात बोली है भाई कि जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये सेट-जेफ रूल की एक्चुअल स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं। द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बट उसको आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं तो जिसके पास कम हाइड्रोजन था वहां से निकालना है। क्या याद रखेंगे? ये मैंने एल्कीन में भी आप लोगों को सिखाया हुआ है, एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना। तो β1 के पास 2 हाइड्रोजन थे, β2 के पास 3 हाइड्रोजन थे, मेरे को किससे लेना चाहिए? β1 से। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया, खत्म हो गई बात। 80% मेरा मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। तो माइनर मेरा ब्यूट 1e।
बात समझ में आ गई क्या? यस। सेटजेफ का जो टेक्स्ट बुक का भाषा है उसमें वो बोलता है भाई मेजर प्रोडक्ट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, बट आपको मैंने आसान तरीके से बोला था ये ऐसे याद रखना कि जिसके पास लेस हाइड्रोजन है वहां से ले लेना। अच्छा, एल्काइल हैलाइड्स में जब आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो आपको सेटजेफ प्रोडक्ट लिखना होता है। अमाइंस जब बना रहे हो आप, अमाइंस का जब एलिमिनेशन कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हॉफमैन एलिमिनेशन आएगा अमाइंस में आगे, उस समय हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट करेंगे, वो एग्जैक्टली उल्टा है। उसमें क्या बोलेगा वो, बोलो किधर से हाइड्रोजन लेने का, जिसके पास ज्यादा है। तो कोई आपको ऐसा पूछे भाई इसका हॉफमैन प्रोडक्ट बताओ, इसका सेटजेफ प्रोडक्ट बताओ, तो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है क्या? सेटजेफ क्या बोला, जिसके पास लेस हाइड्रोजन है वहां से लेना, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना। हाँ, और हॉफमैन क्या बोला, लेस सब्स्टिट्यूटेड। अच्छा, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड अगर कंफ्यूजन है तो वो भी बता दूं, ठीक है, अगर उसमें कोई सवाल आ रहा है दिमाग में। यहां पर ओरिजिनली एल्कीन कौन सा था, बोलोगे सर इथीन था। 2 हाइड्रोजन हटा के यहां पर मिथाइल लगाए, तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। लेकिन यहां पर ओरिजिनल क्या था, इथीन था। सिर्फ एक बाजू का हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल, एक इथाइल ग्रुप लगाया, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन किया है। तो इसलिए ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये वर्ड का मीनिंग भी समझ में आया है क्या? यस। और ये तो हम लोग एल्कीन्स चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, पता ही अपने को। जितने ज्यादा आप हाइड्रोजन हटा के मोर, जितने एल्काइल ग्रुप लगाते जाओगे वो ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई एकदम क्लैरिटी के साथ? बोलो हाँ या ना। तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनता है अल्कोहलिक KOH के साथ में एल्कीन हमेशा। अब 2-क्लोरोब्यूटेन देख लो, 2-क्लोरोब्यूटेन, यही जो अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। क्या होगा, सेटजेफ रूल बता दिया मैंने। हाइड्रोजन कहां से, जहां से लेस नंबर होगा वहां से लेना है, ठीक है। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं मैं खुद भी लिख रहा हूं और यहां पर भी लिखी हुई सेम चीज है, कोई टेंशन नहीं लेने, पॉइंट्स आपके मिस नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेना। क्या बना, ब्यूट 2-इन। तो आपको ये समझ में आ गया कि ब्यूट 2-इन और ब्यूट 1-इन में मेजर कौन सा बनने वाला है, ऑफकोर्स ब्यूट 2-इन बनने वाला है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया बच्चों। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट। इसका अगर मैं KOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, सॉरी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या बनने वाला है, मेजर प्रोडक्ट ब्यूट 2-इन। अच्छा, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर बोथ ब्यूट 1-इन और 2-इन दोनों, बट मेजर इज ब्यूट 2-इन, ठीक है। दूसरा बताओ, एल्काइल हैलाइड जब रिएक्ट करता है अल्कोहलिक KOH के साथ में, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फटाफट आंसर बता दो। आंसर आएगा एल्कीन, यानी कि T, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्मॉल एलिमिनेशन वाला पार्ट, सिंपल था वो, ओके। नाउ सेकंड क्या है, वर्ड्स रिएक्शन विद मेटल्स में मैंने बताया आपको, आपके पास है वर्ड्स रिएक्शन दैट इज विद सोडियम और प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद मैग्नीशियम, क्लियर है ना। अब सोडियम और वर्ड्स, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर में से, इस पूरा अगर मैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का एक पूरा ये निकालूं ना एनालिसिस पिछले 40 साल के जेई के पेपर्स का, एक तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका कि उनको ना मोनोक्लोरो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव वाले फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार वो पूछता है एक, और दूसरा ये है वर्ड्स वाला, ठीक है। वर्ड्स वाले क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है, बहुत ज्यादा बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिमाग में कुछ क्लैरिटी से बातें बिठा लेनी है। क्या, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर, रिपीट करेंगे, एल्काइल हैलाइड प्लस प्योर सोडियम मेटल, प्योर मेटल के फॉर्म में है सोडियम, ठीक है, इन ड्राई ईथर, कौन से मीडियम में, ड्राई ईथर के मीडियम में आपको हाइड्रोकार्बन देगा। इस रिएक्शन को आप बोलते हो वर्ड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, वर्ड्स रिएक्शन। नाउ हियर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जो हाइड्रोकार्बन आपको मिल रहा है उसमें जो कार्बन नंबर है वो ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप से डबल कार्बन नंबर होगा। क्या होगा बोलो, ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप से डबल।
क्यों, कैसे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, मैकेनिज्म के साथ समझेंगे, ठीक है। ओरिजिनल कार्बन से डबल होगा, यानी कि आर और आर, दो ही आर है, तीसरा आर नहीं है, ठीक है। राजा मौली की पिक्चर नहीं चल रही है, दो आर, आर आर, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, मोस्टली एल्केन ही मिलेगा आपको, ठीक है। और वो कैसा होगा हाइड्रोकार्बन, उसमें ओरिजिनल एल्काइल ग्रुप से डबल नंबर ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। यानी कि एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन। क्या ये सेंटेंस समझ में आया कि बाउंसर क्या समझा ये पूरा? अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डबल नंबर हो रहा है और क्या उसका मैकेनिज्म है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। अब ये जो आर आर बना, ये ऐसा क्यों बना, कि उसका मैकेनिज्म है वो बेसिकली है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। क्या है मैकेनिज्म, समझो, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूं, फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्ब एनायन है, ये कार्बीन है, पता ही है आई होप सबको, यस। यहां पर क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। फ्री रेडिकल की खासियत क्या थी, फ्री रेडिकल की खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से फटक से जुड़ के स्टेबल बनना चाहता है कि नहीं, है ना। तो क्या होता है समझना, समझो आपके पास CH3Br ये बॉन्ड है, मान लो मिथाइल ब्रोमाइड बॉन्ड है। जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो सोडियम के साथ, क्या करा रहे हो आप, रिएक्शन इसका किसके साथ, सोडियम के साथ आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ना CH3Br का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या बनाएगा, CH3 का फ्री रेडिकल, Br का फ्री रेडिकल। समझ में आ रही बात, क्या बनाएगा ये, CH3 का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल। अच्छा, आपने ये तो एक मोल लिया था पूरा, आपने एक मॉलिक्यूल थोड़ी लिया था CH3Br का, आपने तो एक मोल लिया था ना। तो बहुत सारे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे CH3 बने हुए, बहुत सारे Br बने हुए है कि नहीं, बने हुए हैं है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे फ्री रेडिकल किसके जनरेट हो गए, मिथाइल के बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि सर ये CH3 और Br का बॉन्ड ब्रेक हुआ क्यों, पहले तो ये बताओ, कैसे अपने आप ही ब्रेक हो गया क्या, इसके ब्रेक होने के पीछे रीजन क्या है, कौन है, सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी क्या होती है बताओ, सोडियम की टेंडेंसी है भाई, वो बोलता है मैं Na+ बन के इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, है ना, मैं Na+ बन के क्या कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, है कि नहीं। अब उस सोडियम की टेंडेंसी है किसके साथ जुड़ने की, मेरे को बताना, ब्रोमीन के साथ भाई। ऑफ कोर्स एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, तो उसकी टेंडेंसी है ना, तो वो चाह रहा है कि तुम्हारा कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड पहले तोड़ा जाए ताकि उसको बॉन्ड बनाने का मौका मिले किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अब उस चक्कर में हुआ क्या कि आपके जो मिथाइल के फ्री रेडिकल्स बन गए, अब वो छटपटा रहे बेचारे, क्योंकि वो बड़े अनस्टेबल हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल है कि नहीं। सोडियम को तो ब्रोमीन मिल गया, उसकी तो चांदी है, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो यहां पर अगर कोई आपको यह पूछे कि भाई वर्ड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है ना, दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज फॉलोड इन वर्ड्स रिएक्शन। और बिकॉज ये फ्री रेडिकल बन रहा है, इसलिए दो एल्काइल ग्रुप साथ में आ रहे हैं, इसीलिए ये सारी फंडे जो है ना कि डबल हो गया नंबर, इवन नंबर बना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बने, मीथेन नहीं बन सकता, ये सारी चीजें इस मैकेनिज्म से समझ में आती है। बात समझ में आई क्या। तो ये देखो, अगर आप देखो
मीथेन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बताओ? क्योंकि आप मिनिमम एक एल्काइल एक कार्बन के एल्काइल से शुरू करोगे तो मिनिमम आपका एल्केन कितने कार्बन का बनेगा? 2। ईथेन से छोटा आप बना ही नहीं सकते। अच्छा, ये 2018 या 2019 में नीट में आया हुआ सवाल है, ये सॉरी 2020 में, शायद 2020 में आया, रिसेंट आया, मुझे इतना याद है, कुछ 1 या 2 साल पहले। स्टूपिड सा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स? आंसर क्या था? मीथेन। इतना मतलब मजाक सवाल पूछा है, सोचो। अच्छा, दूसरा, ऑड नंबर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, अपन अभी समझेंगे। अच्छा, सिमेट्रिकल हम लोग बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, समझो आपके पास एल्काइल ग्रुप ये था, मान लो सपोज आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, क्या था? आइसोप्रो। अच्छा, ये एक देखो, अभी आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। आपको अगर मैं पूछूं कि वर्ड्स रिएक्शन में रीअरेंजमेंट करने का कि नहीं करने का, करोगे जिंदगी में? नहीं करोगे, कार्बोकैटायन है ही नहीं, फ्री रेडिकल है, कंफ्यूजन ही नहीं ना, समझ गए? तो कहीं आपको वर्ड्स देख के कहीं आपका दिमाग और खुजली कर रहा है अगर ज़्यादा कि नहीं यार करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, तो क्या याद करेंगे? भाई कार्बोकैटायन नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है कि नहीं? अच्छा, इसमें एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर आएगा आपका, क्या? कि सर आपने तो बताया था कि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन लगभग सेम ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना? दोनों में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो ऐसा क्यों कि कार्बोकैटायन के हम लोग करते हैं रीअरेंजमेंट और फ्री रेडिकल के नहीं कर रहे? ये सवाल आ रहा है दिमाग में। रीअरेंजमेंट्स आपको कार्बोकैटायन वाले करने हैं, कार्बन फ्री रेडिकल में भी होते हैं पर आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है ना? सिमेट्रिकल एल्केन क्यों प्रोडक्ट होगा भाई? ऑब्वियसली क्योंकि जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप था वो एज इट इज उसकी मिरर इमेज ही उसके पास आके जुड़ रही है, तो सिमेट्री मेंटेन्ड रहेगी। सेम रिएक्शन में आप सोडियम हटा के जिंक डाल दोगे तो उसका नाम क्या रख देंगे बोलो? फ्रैंकलैंड। ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, लेकिन यहां क्लियर हो गया, कुछ नया नहीं है। फायदा क्या होगा बता सकते हैं? जहां पर 2 सोडियम लग रहा था वहां पर 1 जिंक में काम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, जिंक की वैलेंसी 2 है, खत्म हो गई बात। Mg metal is not used in this reaction. Can you tell me why? हम सोडियम यूज कर सकते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम क्यों ना यूज करें? क्योंकि मैग्नीशियम जब आप यूज करोगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की टेंडेंसी, हाईली रिएक्टिव है मैग्नीशियम एक तो, दूसरा मैग्नीशियम की टेंडेंसी एल्केन बनाने की नहीं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाने की है। क्या बनाने की टेंडेंसी है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी काफी रेपिटेटिव है। मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा फटाक से जज करके बताओ, बिना देखे, बिना ऑप्शंस के? इथेन, C2H6 यानी कि इथेन। यस। इथाइल ब्रोमाइड से क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटेन, N ब्यूटेन बन जाएगा। N ब्यूटेन बोलना जरूरी है, जैसे 4 कार्बन में आ जाओ फिर N आइसोनियो बोलना जरूरी है कि नहीं? अच्छा, ये मेथड को हम लोग ऑड नंबर के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपको ऑड नंबर बनाना है तो आपको 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? 2 अलग अलग एल्काइल हैलाइड, और बन सकते हैं। अब मेजर माइनर का कंफ्यूजन ना हो उसके लिए थोड़ी क्लैरिटी ले लो, समझ लो। बनने के लिए बन सकते हैं, ठीक है, बट वर्ड्स में जस्ट लाइक एनी अदर केमिकल एवरी केमिकल रिएक्शन दैट वी स्टडी ना, अगर उसमें सेल्फ और क्रॉस, क्या बोला मैंने? सेल्फ और क्रॉस की पॉसिबिलिटी है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? हमेशा आप क्रॉस को प्रेफरेंस दोगे। आप किसको प्रेफरेंस दोगे? क्रॉस प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दोगे। ध्यान से सुनना, समझना। समझो मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास मिथाइल हैलाइड भी था और इथाइल हैलाइड भी था। क्या था? मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड, ये दोनों थे। दोनों को मैंने सोडियम के साथ में, ट्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कर दिया, मतलब वर्ड्स रिएक्शन में इसको डाल दिया। अब होगा क्या कि ये मिथाइल की टेंडेंसी होगी सेल्फ करने की। सेल्फ यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलके इथेन बनाना चाहता है। ये क्या हुआ? उसका सेल्फ कपलिंग हुआ। क्या हुआ? सेल्फ कपलिंग। सेम वे इथाइल ने भी सेम चीज किया भाई, वो भी बोलेगा भाई मैं ब्यूटेन बनाता हूं। लेकिन क्रॉस कपलिंग में क्या होगा? मिथाइल और इथाइल मिलकर बोलेंगे कि हम लोग प्रोपेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्रोपेन।
जैसे वो मीम नहीं है उसका, क्या अमन गुप्ता नाम है ना, हम भी बना लेंगे, वो बना लेता है क्या प्रोपेन, वो बोला हम भी बना लेंगे, प्रोपेन बना लेंगे। अब उसने बना लिया ऑड नंबर वाला, ये क्या हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, ये थोड़ा मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ये टेंडेंसी होती है जनरली कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है जनरली। पर क्या सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या ये रियलिटी के बनेंगे सारे? यस। तो क्या आपको एक मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाएगा? हाँ। अब उनको सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको प्योर एल्केन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा रिएक्शन करके फ़ायदा क्या है कि पहले तो 2 अल्काइल हैलाइड लो वेस्ट करो, और जो प्रोडक्ट मिले वो भी सही से ना मिले, और फिर उसको सेपरेशन करने के लिए फिर एनर्जी और पैसा खर्च करो। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्रैक्टिकलिटी में इसका कोई यूजेज हमारे लिए नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए ऑड नंबर वाले एल्केन्स बनाने के लिए हम लोग वर्ड्स रिएक्शन प्रेफर कभी भी नहीं करेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बनाना, ऑड नंबर वाले एल्केन्स बनाना, ये हम लोग प्रेफर नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने सेम एग्जांपल आपको वही मिथाइल और इथाइल वाला दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ, इथेन भी बन गया, प्रोपेन भी बन गया, और ये भी बन गया। ठीक है ना? यहाँ पर एक्चुअली ये गलत है, ये मेजर होना चाहिए क्रॉस वाला। और ये इन जनरल याद रखना कि आपकी क्रॉस कपलिंग जनरली प्रेफर्ड होती है ना, ऐसे केसेस में। दूसरा आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना सबसे इजी है, सबसे इजी रिएक्शन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दुनिया का सबसे आसान तरीका, आसान रिएक्शन। RX प्लस Mg गिव्स RMgX। मतलब मजाक इजी, ये क्या है इसमें, मतलब खत्म से खत्म आदमी भी बोल देगा ना कि हाँ भाई ये क्या है, मतलब मैग्नीशियम बीच में आ गया और दोनों साइड पे बॉन्डिंग हो गई, वो बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रिग्नार्ड की, ये समझना जरूरी। क्यों ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट? क्योंकि विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा स्टार्टिंग सबस्ट्रेट बन जाता है इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइन, साइनाइड, अल्कोहल, कुछ भी बनाना है आपको, फिनॉल, तो आप ग्रिग्नार्ड को एज अ सबस्ट्रेट या एज अ रिएजेंट यूज करके बना सकते हो। क्यों ऐसा है, क्यों अच्छा है ग्रिग्नार्ड? क्योंकि ग्रिग्नार्ड में जो मैग्नीशियम और कार्बन का जो बॉन्ड है ना, वो ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, वो हाईली रिएक्टिव है। कैसा है? हाईली रिएक्टिव है। ज़्यादातर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट करके आपको अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट दे सकता है, और काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करके देता है, काफ़ी फास्ट, अच्छी यील्ड और अच्छे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना के देता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? तो RX प्लस Mg। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, और सोडियम में भी मैंने एरो पे ड्राई ईथर लिखा था, यहाँ पे भी मैं एरो पे ड्राई ईथर लिख रहा हूँ। क्यों? सोडियम और मैग्नीशियम ये मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनकी प्रॉब्लम क्या है मॉइस्चर के साथ? इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये मॉइस्चर के साथ खुद ही रिएक्ट करने लगेंगे। वो पिक्चर देखिए परेश रावल और राजपाल यादव वाली, वो जाते हैं ना, वो कुश्ती करते हैं। कौन सी पिक्चर? चुप चुप के। शाहिद कपूर गूंगा रहता है ना, कुश्ती करते देखा है? उसमें उसको बोलता है ना, इसको छोड़ो इसको मारो। उसमें ओमपुरी रहता है ना, वो बोलता है हाँ इसको रहने दो, इसको मारो। वैसे यहाँ पे जब आप RX लेके आए, आप सबस्ट्रेट लेके आए, आप बोले चलो ठीक है ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को आपने बोला इसके साथ रिएक्ट करो। मैग्नीशियम बोलता है नहीं मैं इसके साथ नहीं, मैं पानी के साथ रिएक्ट करूँगा, इसको छोड़ो इसके साथ रिएक्ट करो। ऐसा तो नहीं चाहिए हमको रिस्ट्रिक्शंस डालने। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो मॉइस्चर हटा देंगे, इसलिए ड्राई। समझ में आया? यस। और ईथर क्यों? कौन सा ईथर? पहली बात, ईथर तो एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। ईथर एक कंपाउंड थोड़ी, ईथर तो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है। कौन सा ईथर? कोई भी ईथर चलेगा क्या? छोटी छोटी बातें पकड़ो, इंपॉर्टेंट है। कौन सा ईथर? तो भैया डाई इथाइल ईथर यूज करना है। कौन सा यूज करना है? डाई इथाइल ईथर। अच्छा, क्यों यूज करना है? क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो रिएक्टिव मेटल्स है ना, ये ईथर वन ऑफ द वर्स्ट, आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे खराब रिएक्टिविटी किसकी है?
ईथर्स की है। ईथर में ऑक्सीजन दोनों साइड पे मस्त बॉन्डेड है, अच्छी तरह से स्टेबल है, ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, बिल्कुल ज़्यादा ये मेटल्स के साथ रिएक्शन की टेंडेंसी। इनफैक्ट ईथर और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप सोडियम के साथ रिएक्ट करके चेक करते हो। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। समझो 2 टेस्ट ट्यूब दी आपको मैंने, अल्कोहल और ईथर दोनों फंक्शनल आइसोमर है ना, एक में अल्कोहल डाला एक में ईथर डाला और बोला बताओ कौन सा अल्कोहल है कौन सा ईथर है, तो दोनों में सोडियम डाल के देखना, जो सोडियम के साथ रिएक्ट करे वो अल्कोहल, जो ना करे वो ईथर। इतना खराब रिएक्टिविटी ईथर का, तो इसीलिए ड्राई ईथर। समझ में आया कि ये जो रिएक्टिव मेटल्स हम यूज कर रहे हैं, सोडियम मैग्नीशियम, इनको मॉइस्चर से दूर रखो, इनको और कोई मतलब इनको स्कोप ही नहीं देना है आपने। बात समझ रहे हो कि नहीं? इनको आपने स्कोप नहीं देना है, इसीलिए इनका मीडियम जो है आप ड्राई ईथर यूज करते हो। और कोई अगर पूछ ले कि कौन सा ईथर, तो क्या बोलेंगे बच्चों? डाई इथाइल ईथर। कौन सा? डाई इथाइल ईथर। समझ में आया क्लियरली? यस। क्या बना यहां पर? RMgX बना। अच्छा, RMgX में बॉन्डिंग पैटर्न भी जरा समझ लेते हैं अच्छे से। थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए। RMgX में बॉन्डिंग पैटर्न समझ लो। ये R बोले तो कार्बन है क्या? यस। ये Mg तो ऑफकोर्स मैग्नीशियम, और X मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। मान लो, चलो मैं बोलता हूँ ब्रोमीन, मान लो, है ना, कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी चल सकता है। मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में ये जो बॉन्ड होगा, ये किस तरह का बॉन्ड होगा बता सकते हो? इसका नेचर कैसा होगा? ज्यादा आयोनिक होगा कि ज्यादा कोवेलेंट होगा? मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, इसका नेचर कैसा होगा? ऑफकोर्स इसका नेचर कैसा होगा? ज्यादा आयोनिक होगा। जबकि कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोवेलेंट है, लेकिन कैसा है? पोलर है कि नॉन पोलर है? ऑफकोर्स ये पोलर है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहां पर जब ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन हो रहे होंगे, तो जब कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन की टेंडेंसी पॉजिटिव बनने की होगी कि नेगेटिव बनने की होगी? नेगेटिव। तो इसमें पूरा पिटारा खुलेगा ना मैकेनिज्म का, कि अच्छा असर कार्बन आयन की बात होगी। समझे? क्योंकि इसका तो कोई ज्यादा रेलेवेंस है नहीं, हमको आयोनिक से इतना ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमें किसकी बात करनी है? हमें कार्बन की बात करनी है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड है, वो क्या करेगा? वो कार्बन को नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम को पॉजिटिव चार्ज देगा, जब वो अनइवन यानी हेट्रोलाइटिक फिशन होगा तब। बात समझ में आई क्या? तो मैकेनिज्म्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, समझ में आ रहा है? रटना नहीं है, समझना है लॉजिकली। ग्रिग्नार्ड में और एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें कहीं किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और ये जिस दिन आप चीजें पकड़ना शुरू करोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ग्रिग्नार्ड आप कहाँ यूज करोगे? आप एक लिस्ट बना के रटने बैठोगे, वो लिस्ट तो मैं आपको बना के दूंगा, चलो भाई, ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है, आपके बुक में भी दी होगी, हाँ, ऑल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। रटना नहीं है, समझना है कि ग्रिग्नार्ड कहाँ यूज करेंगे लॉजिकली, आप खुद सोच के मेरे को बताना। ग्रिग्नार्ड हम वहां यूज करेंगे, आप ये याद रखना, ग्रिग्नार्ड हम वहां यूज करेंगे बच्चों जहां पर हमें रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट पहुंचते में कार्बन नंबर बढ़ाना है। क्या करना है? कार्बन नंबर इंक्रीज करना है। क्या करना है? कार्बन नंबर इंक्रीज करना है। वहां पर आप आंख बंद करके ग्रिग्नार्ड यूज करोगे। वहां पर आप क्या करोगे? आंख बंद करके ग्रिग्नार्ड यूज करोगे। अगर आप लॉजिकली देखो, मैंने आपको मेटल के साथ 2 रिएक्शन सिखाए, कौन से? पहला कौन सा सिखाया बोलो? ये वाला, वर्ड्स, है ना? क्या वर्ड्स में मैंने आपको ये बोला कि कार्बन नंबर डबल हो रहा है? बोला कि नहीं बोला? है कि नहीं? कार्बन नंबर बढ़ रहा है ना? और ग्रिग्नार्ड में भी मैं क्या बोल रहा हूं? ग्रिग्नार्ड को आप कहां यूज करने वाले हो? जहां पर आपको कार्बन नंबर बढ़ाना है। क्या करना है? कार्बन नंबर इंक्रीज करना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कहां करना है बिना रटे। समझो, मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपके पास है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है आपके पास? क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अलग अलग प्रोडक्ट मुझे बना के दिखाने हैं।
पहला आपको बनाना है मिथाइल अल्कोहल और दूसरा आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाना है? इथाइल अल्कोहल। अगर आपको मैं अब जो मैंने अभी 2 सेकंड पहले बात बोली वो सिर्फ अप्लाई करने के लिए बोलूँ तो आप मुझे लॉजिकली बताना कि ये फर्स्ट और ये सेकंड कौन से रिएक्शन में मैं ग्रिग्नार्ड यूज करूं, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? फॉर्मेल्डिहाइड में ऑलरेडी एक कार्बन है, करेक्ट? मुझे एक कार्बन का एक ही रखना है तो ग्रिग्नार्ड यूज करके फायदा है क्या? क्योंकि ग्रिग्नार्ड की खासियत ये भाई वो आएगा तो साथ में एल्काइल ग्रुप ला रहा है, आर ग्रुप ला रहा है वो। समझ रहे हो बात को? तो क्या यहां पर मैं ग्रिग्नार्ड यूज कर सकता हूं? फर्स्ट केस में कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मेरा कार्बन नंबर मुझे नहीं बदलना है, गया भेजे में। अब ये चीज आपको डायरेक्टली लिखी हुई नहीं मिलेगी बुक में, ये आपको लॉजिकली समझना है बच्चों कि ग्रिग्नार्ड कहां यूज करना है। अब आप बोलो अच्छा हाँ यहां पर एक कार्बन से सर 2 कार्बन पे जाना है तो कोई कार्बन का सप्लायर चाहिए कि नहीं चाहिए? है कि नहीं? कौन है कार्बन का सप्लायर? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का, टू यूज अ वेरी बैड वर्ड, सप्लायर मतलब समझिए कार्बन का एजेंट, जिसको गंदी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, दलाल, है ना? कार्बन का एजेंट कौन है? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड है ना वो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं एजेंट है, समझ गए? तुमको जब कार्बन चाहिए, समझे? मतलब जैसे वो पिक्चरों में नहीं जाते, हाँ माल लाए हो, हाँ लाया माल लाया, है ना, वो ड्रग्स वग्स लेके आ रहा है, वैसे ग्रिग्नार्ड क्या लेके आ रहा है बोलो? अब ये भूलोगे नहीं ना कि जब आपको ऐसा रिएक्शन दिया हो कि अच्छा ए को बी बनाओ, बी को सी बनाओ, तुरंत क्या देखना, अच्छा ए से बी जाते वक्त ना कार्बन नंबर बदल गया, कार्बन नंबर बदल गया, ग्रिग्नार्ड, आंख बंद करके ग्रिग्नार्ड बॉस। हाँ डबल हुआ तो वर्ड्स कंसीडर कर लेना, सीधा डबल हुआ तो वर्ड्स कंसीडर कर लेना, ठीक है? जैसे एल्काइल, अच्छा लेकिन वर्ड्स इज वेरी स्पेसिफिक ना, एल्काइल हैलाइड टू एल्केन, सही है? लेकिन ग्रिग्नार्ड में मैंने क्या बोला आपको, वैरायटी मिल रही है, कुछ भी बना सकते हो और कार्बन नंबर भी बढ़ा सकते हो। क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा आपको मैं पूछूं कौन सा ग्रिग्नार्ड, यहां पर आप बोलोगे सर बहुत आसान है, RMgX यानी CH3MgX लेना पड़ेगा, X तो कुछ भी ले लो। कितने यहां पर एक कार्बन थे, मैं एक कार्बन का और एल्काइल ग्रुप लाया, मेरा आंसर बन गया, खत्म। कितना इजी। अगर यही मैं आपको बोलता अच्छा नहीं मेरे को ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चाहिए, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए मेरे को? आइसोप्रोपाइल। अब आप तुरंत जज कर लेते सर मैं कौन सा ग्रिग्नार्ड यूज करूं, बताओ। अगर मुझे फॉर्मेल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पे जाना है बच्चों तो मैं C2H5MgX यूज करूंगा। कितना इजी है, बोलो हाँ या ना? ये हुई ना बात। क्यों? क्योंकि तुमने एक कार्बन से 3 कार्बन पे जाना है, तो क्या तुमको 2 कार्बन बाहर से लाने पड़ेंगे, हमारे एजेंट लेके आएंगे। कौन है हमारे एजेंट? ग्रिग्नार्ड एजेंट। हमारा ये जो ग्रिगू है, ये बहुत प्यारा दोस्त है मेरा, ग्रिगू नाम रखा है इसका मैंने। ये जो ग्रिगू है ये क्या करता है, ये कार्बन की सप्लाई करता है। बात समझ में आई क्या? यस। तो अगेन इसको रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है बहुत आसानी से। तो ग्रिग्नार्ड कहाँ काम आएगा, कहाँ यूज करने का, कहाँ यूज नहीं करने का, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। जहां दिखे कि भाई रिएजेंट जो जहां से शुरू किया था सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कार्बन नंबर बढ़ गया है, ग्रिग्नार्ड ही यूज होने वाला है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का सप्लायर कौन है मेरे को बताओ? है ही नहीं कोई। है क्या कोई? कार्बन का कोई सप्लायर ही नहीं भाई। तुम्हारे पास डबल करना था तो वर्ड्स कर लेते और कार्बन बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड कर लेते, बात ही खत्म हो गई यार। सिंपल हो रहा है कि नहीं? यस। तो तरीका आप समझो कि आपको याद कैसे करना है, मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूं। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ कि सिर्फ याद कर लो, याद कैसे रखना वो बता रहा हूं। अच्छा एक नोट कर लेना, आप ईथर की जगह और क्या यूज कर सकते थे? अगर ईथर अवेलेबल नहीं है तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, ये नाम सुना होगा। फ्यूरान रिंग होती है, 5 मेंबर की रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यस। उसका टेट्राहाइड्रोफॉर्म है ना, यानी 4 हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दिए, उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। या एनिसोल, व्हाट इज एनिसोल? बेंजीन रिंग में OCH3 है ना, फिनाइल ईथर है ये, मिथाइल फिनाइल ईथर, एनिसोल, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप बोलोगे सर ये भी तो ईथर ही है,
है तो सारे ईथर ना। अच्छा कुछ देखो, कुछ नया है क्या? ये RO, अच्छा ईथर क्या ROR? फ्यूरान क्या है? एक रिंग है जहाँ पे COC, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ही है ना टेक्निकली, तो फ्यूरान में भी रिंग में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। और एनिसोल में क्या है? बेंजीन रिंग, मतलब ये कार्बन है फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन। को क्या नया है? कुछ नया है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ही तो चाहिए यार, रटना क्या है इसमें, समझने की बात है कि नहीं? चलो फटाफट इसका आंसर बताओ। RX plus Na gives butane. What is RX? इसमें से R क्या था? अगर ब्यूटेन मिला है तो इथाइल ग्रुप था, सीधी बात है। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज होता है? Mg। फ्रैंकलैंड में कौन सा यूज होता है? Zn। वर्ड्स में कौन सा यूज होता है? सोडियम। बहुत बढ़िया है ना। कोरी हाउस सिंथेसिस में लिथियम और कॉपर यूज होता है बाय द वे, वो हमने एल्केन्स में किया है। देन यू हैव फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां पर वापस से सेम प्योर ड्राई ईथर वगैरह वगैरह सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स आपके दिए हुए। सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन? ये सवाल आता है एग्जाम में, ये सुना है कभी? सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन? तो सबसे हाईली रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड, सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड वो जिसमें आयोडाइड हो, क्योंकि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बचपन से ही पता है, तो मालूम है, बहुत बार बता चुका हूँ। I- सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, सबसे बड़ी साइज है, सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सबसे लो बॉन्ड एनर्जी है ना, तो आयोडीन तो चाहिए। साथ में यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा होगा तो इजीली सबसे अच्छी रिएक्टिविटी मिलेगी। तो कोई पूछे बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इज दैट क्लियर? ये डायरेक्ट याद कर लेना MCQ के लिए। इथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम क्या मिलेगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स, अरे वर्ट ही हो गया रे, वर्ड्स। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ वर्ड्स रिएक्शन? आंसर बता दो फटाफट। ABCD। आंसर इज ऑब्वियसली B, यानी कि बॉम्बे सिमेट्रिकल एल्केन। एल्कीन मत कर देना गलती से, है ना। ओके। एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटैश ऑन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आंसर विदाउट ऑप्शंस। चलो, अल्कोहलिक पोटैश बोले तो अल्कोहलिक आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब 3 कार्बन था, कार्बन का नंबर तो चेंज नहीं होगा, यानी कि आंसर बनेगा प्रोपीन, यानी कि C। बढ़िया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद वाटर गिव्स मीथेन? ओ हो नाइस क्वेश्चन। हाँ, ये एप्लीकेशन है, ग्रिग्नार्ड का एप्लीकेशन है। इनमें से कौन सा वाला पानी के साथ क्या देगा? मीथेन देगा। ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड का जो भी R ग्रुप था उसमें H लगा दो, तुमको वही हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड की टेंडेंसी ही है एसिडिक हाइड्रोजन ले लेने की। ग्रिग्नार्ड की टेंडेंसी है हाइड्रोजन ले लेने। तो ग्रिग्नार्ड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, HOH। हाँ, क्योंकि उसमें H प्लस OH माइनस होता है कि नहीं? ग्रिग्नार्ड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ। ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ। ग्रिग्नार्ड एसिटिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, हाँ। जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा ग्रिग्नार्ड उस सब के साथ रिएक्ट करेगा। क्या क्या बोला मैंने? ग्रिग्नार्ड किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिसके पास, किसके साथ उसको मिलने की टेंडेंसी है? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ मिलने की टेंडेंसी है बच्चों। किसके साथ? एक्टिव हाइड्रोजन के साथ मिलने की टेंडेंसी है। इज दैट क्लियर? चलो इसका आंसर बता दो फटाफट। 2-क्लोरोब्यूटेन का अल्कोहलिक पोटैश के साथ रिएक्शन हुआ, क्या प्रोडक्ट मिला? मेजर ब्यूट 2 इन मेजर। अच्छा, अगर मैं मेजर नहीं लिखता तो दोनों आंसर आप मार्क कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आता है तो आप दोनों मार्क कर सकते हो, है ना, मल्टीपल वाले में, क्योंकि दोनों बन तो रहा है। हाँ, अगर उसने स्पेसिफाई किया, अच्छा स्पेसिफाई नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है, सर उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो अगर वो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाला था क्वेश्चन तो आपको दोनों मार्क करना है।
अगर सिंगल ऑप्शन वाला था तो आपको मेजर ही मार्क करना है, तो सीधी बात है ना, कॉमन सेंस है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने कितने 13 रिएक्शंस बताए इसमें, अब 7 यहाँ पे लिखे हैं बट मैंने बहुत सारे बताए। ओके नाउ एक्वस, अब मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, मैंने अलग अलग जो आपको 13 रिएक्शन बताए थे ना वो कंबाइन किए, इसलिए नंबर यहाँ पर कम दिख रहा होगा, ठीक है ना, बट है वो, मतलब आप समझ जाओ। जैसे एक्वस KOH एक्वस NaOH एक ही बात हो गई, क्या देने वाला है OH माइनस, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये सारे मैंने लिस्ट लिखवा दी है ना, राइट। अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN, सिल्वर सॉल्ट, ये सारे, ठीक है। तो एक एक करके अपन डिटेल में इनको स्टडी करते हैं। पहले RX KOH एक्वस, मैंने क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या याद रखने बोलिए, फिर से बोलना, एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH वाज फॉर एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या है बताइए, एक्वस KOH है, क्या अब होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होगा, X माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, यानी अल्कोहल बनेगा, सिंपल। क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट कंसिडर करना है, हाँ, क्यों, क्योंकि X माइनस जा रहा है, तो यहाँ पर क्या छोड़ के जा रहा है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन छोड़ के जा रहा है, सीधी बात है। तो जब इसमें मौका लगे, मौका लगते ही रीअरेंजमेंट कर देना। क्या ये बात समझ में आई। विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मैंने क्या बोला, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को आप एक्चुअली सिल्वर ऑक्साइड मानेंगे कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड मानेंगे, आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड मानेंगे। Ag2O एक्वस, अच्छा ये कैसे होता है जरा वो भी देख लेते हैं अगर नहीं पता तो। Ag2O प्लस H2O गिव्स 2AgOH, ऐसा है, ठीक है ना, इस तरह से सिंपल। तो वो है एक्चुअली सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बट उसको आप इन situ बना रहे हो, समझ में आ रहा है क्या। तो इसीलिए प्रोडक्ट क्या सेम टू सेम मिला, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि अच्छा इसने OH कहाँ से दे दिया भाई, X माइनस गया, OH माइनस आया, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, यस। तो क्या हुआ, देखो नीचे यहाँ पे मैंने अलग से लिख के दिया हुआ है आपको, RX प्लस AgOH। अच्छा AgX, क्या हम लोग सिल्वर के डिटेक्शन के लिए हैलाइड रेडिकल्स या हैलाइड के रिडक्शन के लिए, डिटेक्शन के लिए सिल्वर रेडिकल यूज, सिल्वर का आयन यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि वो तुरंत प्रेसिपिटेट होता है कि नहीं। Agx जो है वो क्या होता है, फटक से प्रेसिपिटेट होता है, तो Agx क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, सीधी बात है। मेक अ नोट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, अगर Ag2O मॉइस्ट नहीं होता, ड्राई होता, Ag2O मॉइस्ट नहीं होता, क्या होता, क्या होता, ड्राई होता, तो ईथर बन जाता। ये अगले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा, समझ रहे हो। अगर आपने समझो ऐसा लिख दिया RX प्लस Ag2O और आप नीचे मॉइस्ट लिखना भूल गए, क्या लिखना भूल गए, मॉइस्ट लिखना भूल गए, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा क्या, हाँ, तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्कोहल यू विल गेट ईथर, समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि ये Ag2X, ये तो Agx निकल जाएगा, अब बचा क्या, ROR। क्या ये बहुत सिमिलर टू वर्ड्स नहीं लग रहा, बहुत सिमिलर टू वर्ड्स नहीं लग रहा कि अच्छा सिल्वर जो मेटल था उसने हैलाइड लिया, निकल गया, और बाकी दोनों जुड़ गए। फर्क ये है कि यहां पर वो ऑक्सीजन को बीच में रख के जुड़े, बस वर्ड्स में वो दोनों साथ में जुड़ रहे थे, यहां पर बीच में ऑक्सीजन आ गया, गया भेजे में, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, यस। अगला देखें, हॉफमैन NH3 के साथ में जो रिएक्शन किया उसका नेम रिएक्शन क्या है, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। क्यों अमोनोलाइसिस, हॉफमैन तो ऑफकोर्स वो साइंटिस्ट का ही नाम था, ठीक है। अमोनोलाइसिस क्यों, अमोनिया का ब्रेकिंग हो रहा है, पहले तो अमोनिया का HNH2 बना, क्या बना, अमोनिया NH3 जो था वो क्या बना पहले, HNH2। अच्छा H प्लस और NH2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल कौन इनमें से, NH2 माइनस, तो X माइनस जाएगा, NH2 माइनस आएगा, अमाइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बातों बातों में अमाइन का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, इजी, समझ में आ रहा है क्या। KOH का आप एक्वस मीडियम में कर सकते थे रिएक्शन, KOH और NaOH का आप एक्वस मीडियम में करते थे, बाकी आपको अगर मीडियम याद ना रहे सब जगह अल्कोहलिक चिपकाना, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मीडियम याद नहीं है तो क्या, अल्कोहलिक, KCN, NaCN, AgCN, अमोनिया,
KOH का अल्कोहलिक नहीं लेना, KOH का यहां पर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए एक्वस लेना, ठीक है। प्राइमरी अमाइन बनेगा RNH2, क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन, सीधी बात है। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा। एल्काइल हैलाइड कैसा चाहिए था? एक्सेस में चाहिए था, उससे क्या बनने वाला है? प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि X माइनस जा रहा है और NH2 माइनस आ रहा है। यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है क्या बच्चों की कौन सा लीविंग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल है? बोलो हाँ या ना। क्या न्यूक्लियोफाइल जो लीविंग है वो हमेशा X माइनस ही है, हैलाइड ही है? बोलो हाँ या ना। क्या ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नया आने वाला कौन डिसाइड कर रहा है? जो रिएजेंट आपने यूज किया वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल डिसाइड कर रहा है, सीधी बात है। नेक्स्ट है आपका NaOR डैश, NaOR डैश दैट इज RONA। इसको मैं रोना रिएक्शन कहता हूँ, इसका नाम रखा हुआ है, क्या नाम है? रोना रिएक्शन। सिंपल है, इसका एक्चुअल जो नाम है वो है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्या नाम है? विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। RX प्लस RONA, समझो आपके पास CH3Br है प्लस NaOC2H5 है, चलो मान लो, ठीक है ना, राइट। RX प्लस NaOR डैश, क्या होगा यहाँ पर? NaBr निकल जाएगा और क्या बनेगा बोलो? CH3OC2H5। समझ में आया क्या? एकदम इजी, ईथर फॉर्मेशन। कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, इनफैक्ट एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आप C6H5 भी लेते, समझो कोई बात नहीं, दैट इज फाइन। समझ में आ रहा है? आई होप सो, एकदम बढ़िया, इजी है। तो ROR डैश बनाना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, CH3Cl C2H5ONA के साथ में इथाइल मिथाइल ईथर बना दिया। KCN के साथ मैंने क्या कहा? KCN जो रिएजेंट है आपका, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देने वाला है ये आइडेंटिफाई करो। कौन सा न्यूक्लियोफाइल देने वाला है बच्चों? CN माइनस देने वाला है, तो क्या बनेगा? एल्काइल साइनाइड। क्या बनेगा? एल्काइल साइनाइड। कॉमन नेम एल्काइल साइनाइड, IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल, है ना। साइनाइड का IUPAC नेम नाइट्राइल तो पता ही है, प्लस KX। अच्छा, AgCN के साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, मैंने क्या बोला था, मैकेनिज्म समझेंगे आप। RX के साथ में जब AgCN ले रहे हो, क्या बनने वाला है? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड बनने वाला है, जिसको हम लोग दूसरा नाम, जिसका दूसरा नाम है कार्बिलमाइन भी बोलते हैं उसको, है ना। आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते थे आप, कार्बिलमाइन, ये याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बिलअमाइन। रिपीट करो, आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम क्या है? कार्बिलअमाइन। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझते हैं। देखो यार, KCN के साथ कंपेयर कर लो और AgCN के साथ कंपेयर कर लो, जरा मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। यहां पर मेरे पास K प्लस है और C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा है, साइनाइड है ना, C ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, साइनाइड। जबकि यहां पर Ag प्लस है और ये C ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है ना, साइनाइड। जब K और C, ये जब KCN का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो साइनाइड का जो रेडिकल है यानी CN माइनस, वो स्टेबल बन के निकलता है बाहर और वो अटैक करता है, वो एक ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये क्या बनता है? क्या बनता है ये? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यानी कि जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया ना, उस पर अटैक कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल। कौन? साइनाइड का न्यूक्लियोफाइल। आई होप ये बात समझ में आ रही है। लेकिन सिल्वर में क्या दिक्कत है कि ये सिल्वर जो है ये नोबल मेटल है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये नोबल मेटल है। तो इसका जब बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, वो एक्चुअली नाइट्रोजन एंड से बनता है। सिल्वर की टेंडेंसी कैसी है? नाइट्रोजन एंड से बॉन्ड फॉर्मेशन की है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, पता है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज बना लो, समझ गए। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4, और कार्बन ने 3 ही बनाए, तो ये प्लस। तो AgNC एक्चुअली ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, समझ रहे हो बात को। आप लिखते हो AgCN, लेकिन जब बॉन्ड, जब ये ब्रेक हो रहा है, तो जब ये बॉन्ड साइनाइड का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ
तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों एंड से अटैकिंग पॉसिबल थी, और जब सिल्वर की प्रेजेंस थी ना तो यहां पर टेंडेंसी कैसी थी, आइसोसाइनाइड के फॉर्म में बाहर निकलने की टेंडेंसी थी। समझ रहे हो, किसके फॉर्म में बाहर निकलने की टेंडेंसी थी, आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो अब तो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, अब तो नाइट्रोजन ने नहीं बनाए 4 बॉन्ड, है कि नहीं, तो बचा तो CN ही ना। लेकिन अब वो किस तरह से अटैक करेगा, वो नाइट्रोजन एंड से अटैक करेगा। यहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड, यानी कि NC आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो जब वो बॉन्ड बनाएगा ना एल्काइल ग्रुप के साथ, तो कौन से एंड से बनाने वाला है बताओ, नाइट्रोजन एंड से। और ये बॉन्ड बनाएगा, ये कौन से एंड से बनाने वाला है, कार्बन एंड से। क्या ये बात समझ में आ रही है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एंड से बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है। पोटेशियम के प्रेजेंस पे कौन से एंड से बन रहा था, कार्बन टर्मिनल से, कार्बन एंड से। और सिल्वर के प्रेजेंस में कौन से टर्मिनल से बन रहा था, नाइट्रोजन टर्मिनल से। क्या ये बात समझ में आई। नाउ सिल्वर ने क्या बनाया, आइसोसाइनाइड यानी कि कार्बिल अमाइन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये तो बहुत ही आसान है, सिल्वर क्या Ag+ होगा और बचा OOCr क्या रहेगा, माइनस। तो क्या बनने वाला है बोलो, एस्टर बनेगा। यस, ये MOP ऑफ एस्टर हो गया, एसिड डेरिवेटिव का MOP हो गया। ये एग्जांपल देख लो, समझो मेरे पास CH3Br है प्लस CH3C डबल बॉन्ड OAG है। क्या होगा, Ag और Br निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। सिंपल। यस, एकदम आसान, एस्टर बनेगा। क्या करना है, सिल्वर हटाना है और जो R ग्रुप था वो लगाना है। यहां से क्या करना है, सिल्वर हटाना है और R ग्रुप लगा देना है कि नहीं, क्लियर बात। इस तरह से इसका आंसर फटाफट चलो। अब ये सारे आपको, जैसा मैंने कहा ना, आपको प्रोडक्ट्स जज करने आने चाहिए। मैकेनिज्म के पीछे मत भागो, प्रोडक्ट्स के पीछे भागो। पहले समझो उसको, प्रोडक्ट्स क्या है, कहां से क्या रिएजेंट लगाने पे क्या प्रोडक्ट बनना है। चलो इसका आंसर बिना ऑप्शन के बताना है फटाफट। इथाइल क्लोराइड प्लस KCN क्या बनने वाला है, इथाइल साइनाइड बनने वाला है ना। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंपल, क्योंकि KCN लिया था। मिथाइल क्लोराइड प्लस X gives dimethyl ether plus NaCl. What is X? बहुत अच्छा सवाल। मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl लिया था, ईथर है, तो सोडियम क्या, सोडियम मिथॉक्साइड is your reagent that you had used because you got ether. This was Williamson's ether synthesis. Simple, है ना।